भाई साथियों, आप लोग जानते होंगे कि जहां गुड़ होता है वहां मक्खियां तो भिनभिनाती ही हैं और उन मक्खियों को अपना शिकार बनाने के लिए वहां छिपकली भी तैयार रहती है। अब आप लोग बोलोगे कि यार वकील साहब आज किस मूड में हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? तो भाई मैं जो भी बात कर रहा हूँ आपके फायदे की बात कर रहा हूँ और मेरी इस बात का आप लोगों के लिए मतलब भी है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। भाई साथियों, इस वीडियो को शुरू करते ही मैंने जो गुड़, मक्खियां और छिपकली की बात कही वो मैं आपको बताता हूँ कि उसका मतलब क्या है। इस मामले में जो गुड़ है वो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की जमीनें और जो मक्खियां हैं वो है उन जमीनों में प्लॉट या जमीन का कोई टुकड़ा खरीदने वाले वहां ग्राहक, और जो छिपकली उन मक्खियों को खाने के लिए वहां इंतजार कर रही है वो है वहां के फ्रॉडी प्रॉपर्टी डीलर, जो कि हमारे देश की भोली भाली जनता को, जो कि अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए जेवर इंटरनेशनल के आसपास जमीन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के साथ बेईमानी करके उन्हें अपनी लूट का शिकार बना रहे हैं। इस तरह के धोखाधड़ी भरे मामले आप सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों पर और न्यूज़पेपरों में जरूर देखते या पढ़ते तो होंगे ही। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की जमीनों में अपना पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें जरूर करें, लेकिन एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही करें, ताकि आप किसी भी तरीके से वहां के फ्रॉडी डीलरों के चक्कर में आकर धोखाधड़ी का शिकार ना हो जाएं। इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि वो किस तरीके से भोली भाली जनता के साथ धोखा करते हैं, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको उनके द्वारा करने वाले धोखे से किस तरीके से अपने आप को बचाना है। लेकिन इसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसका काम बड़ी ही तेजी से सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जमीन खरीद के अपने पैसे को वहां की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब से यहाँ पर एयरपोर्ट बनने की घोषणा हुई उसके बाद यहाँ की प्रॉपर्टी में बूम आया, जिसकी वजह से देश के लोगों ने अपनी जमा पूंजी को इस जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है। और जैसे ही इस इलाके में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ, इस इलाके के आसपास सैकड़ों हजारों प्रॉपर्टी डीलर पैदा हो गए, जो कि लोगों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बड़े ही सस्ते दामों में प्लॉट या जमीन उपलब्ध करवाने का दावा करते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी दावा करते हैं कि ये जमीन उन्हें किस्तों में दे दी जाएगी। आपके मोबाइल पे भी सोशल मीडिया पे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आते ही होंगे, जिसमें कि अलग अलग नाम से अलग अलग अन्य व्यक्ति अपने आप को वहां का प्रॉपर्टी डीलर बता के आपको बहुत ही कम दामों में प्लॉट या जमीन का टुकड़ा उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि अपना प्रपोजल देता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर दुकान खुली है तो ग्राहक तो आएगा ही, चाहे दुकान पे नकली ही माल क्यों ना बिक रहा हो। जिसकी वजह से लोगों ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जमीन खरीदने के मकसद से जेवर की ओर अपना रुख किया और मुलाकात करी वहाँ के प्रॉपर्टी डीलरों से, जिनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर फ्रॉडी हैं, जो कि वहां इन्वेस्ट करने वाले लोगों को बहुत ही सस्ता प्रपोजल देते हैं जमीन खरीदने के लिए, कि वो बहुत सस्ते दामों पे आपको जमीन दिलवा देंगे और वो भी किस्तों में। और एक बार उनकी बातों पे भरोसा करके जब कोई व्यक्ति उनसे मिलता है तो बाकायदा वो उस व्यक्ति को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर अपने साइट प्लान को विजिट भी करवाते हैं। और इस विजिट में डीलरों के द्वारा उन्हें कई प्लॉट दिखाए जाते हैं और उन प्लॉटों में से वो खरीदार व्यक्ति कोई एक प्लॉट पसंद करके उन डीलरों के साथ उस प्लॉट के बाबत अपना सौदा तय कर लेता है, जिसके बाद उस प्लॉट की खरीदारी से संबंधित वो कुछ बयाना राशि उन डीलरों को दे देता है और एक एग्रीमेंट साइन कर देता है। और उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि बाकी की बची हुई राशि खरीदार के द्वारा डीलर को निर्धारित समय अवधि में दे दी जाएगी। अब इस तरीके से उन डीलरों को बयाना राशि देकर उनसे एग्रीमेंट साइन करवाकर जब वो खरीदार अपने घर लौटता है तो रास्ते में यही सोच रहा होता है कि चलो हमने जमीन तो बुक कर दी, कुछ दिनों में बकाया राशि भी देकर वो जमीन अपने नाम करवा लेंगे और उस पे अपने आशियाना, अपने सपनों का महल बना के हम वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। इसके अलावा कई खरीदार थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं, जो डीलर के साथ उसके साइट की विजिट भी करते हैं, उनके प्लॉट भी देखते हैं, एग्रीमेंट भी लिखवाते हैं, साथ में डीलरों से उस जमीन के संबंधित कागजों को भी देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके बाद उसे बयाना देकर एग्रीमेंट साइन करके वो भी इसी सपने को लेकर वापस लौट जाते हैं कि चलो हमने जमीन का नक्शा भी देख लिया, जमीन के कागज भी देख लिए, प्लॉट भी पसंद कर लिया और बयाना देकर एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। अब जो बकाया राशि है उसे निर्धारित समय अवधि में देकर वो प्लॉट हम अपने नाम करवा लेंगे और वहाँ पर भी अपना घर बनाकर हम वहाँ सेटल हो जाएंगे। जिसके बाद खरीदार लगातार प्रॉपर्टी डीलर के संपर्क में भी रहते हैं और निर्धारित समय पर उन डीलरों को वो बकाया राशि भी दे देते हैं। और पूरी बकाया राशि देने के बाद जब उस प्लॉट या उस जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात आती है तब उन्हें पता चलता है कि जिस प्लॉट का सौदा उन्होंने डीलरों से किया था वो प्लॉट तो यहाँ पे है ही नहीं, और अगर है तो उस पर किसी और का कब्जा
है और वो डीलर जिसके साथ उन्होंने उस प्लॉट या उस जमीन के बाबत सौदा किया था वो डीलर तो ढूंढे ही नहीं मिलता। अब ऐसे में बेचारा वो खरीदार क्या करे जिसका उस प्लॉट पे कब्जा है। अगर वो उससे जाके मिलता है तो कब्जाधारी भी उसको कागज दिखा देता है कि इस प्लॉट को तो उसने खरीद रखा है, या फिर दूसरी अवस्था में खरीदार को ये पता चलता है कि ये प्लॉट तो जेवर एयरपोर्ट की अथॉरिटी के अधिग्रहण में आ गया था। अब इन सब बातों को जानने के बाद वो खरीदार पागलों की तरह उन डीलरों को ढूंढने लगता है, लेकिन वो फ्रॉडी डीलर उन्हें ढूंढे भी नहीं मिलता। जिसके बाद खरीदारों के द्वारा उस डीलर को ढूंढने के मकसद से लाख प्रयत्न करने के बाद जब वो डीलर नहीं मिलता तो वो खरीदार पुलिस वालों की शरण में जाते हैं और वहां पर पुलिस वालों से संपर्क करके अपनी कंप्लेंट देने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि वो उन्हें बताते हैं कि वो बाहर दिल्ली, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य जिले से आए हैं और इन्होंने यहाँ पर जमीन खरीदी थी, इस डीलर के साथ इस जमीन का सौदा किया था, लेकिन हमारे पैसे लेकर वो डीलर फरार हो गया और जो जमीन उसने बताई थी उस जमीन को जेवर एयरपोर्ट के अधिग्रहण में ले लिया गया है या उस जमीन पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। तो ऐसे में पुलिस क्या कार्रवाई करती होगी इस बारे में आप बखूबी जानते हैं। ज्यादातर पुलिस वाले तो ऐसी कंप्लेंट रिसीव ही नहीं करते और अगर कोई पुलिस वाले इसका मामले को सुनते भी हैं तो वो खरीदार से ये कह देते हैं कि ये तो सिविल का मैटर है, आप सीधा कोर्ट में जाओ। जिसके बाद वो खरीदार व्यक्ति अपने पैसों को वापस पाने के लिए या उस जमीन पर अपना कब्जा पाने के लिए जाता है न्यायालय की शरण में और मिलता है किसी वकील साहब से, और वकील साहब से मिलकर जब वो उन्हें अपना एग्रीमेंट दिखाता है, उस जमीन से संबंधित कागज दिखाता है, तो उन कागजातों को देखकर उन्हें पढ़कर उनकी वेरिफिकेशन करके वकील साहब उन्हें बताते हैं कि ये तो फ्रॉडी कागज हैं। जिस जमीन का उसने आपसे सौदा किया है इस जमीन का तो वो मालिक ही नहीं है, या जिस जमीन का आपने उस डीलर से सौदा किया था ये जमीन तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्वायरमेंट मैप के अंदर आती है, तो आपने ये जमीन उससे कैसे खरीद ली। या फिर वेरिफिकेशन के बाद वकील साहब को पता चलता है और वो खरीदार को बताते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर ने ये जमीन आपके अलावा अन्य 2 या 3 लोगों को भी बेच रखी है और आपके अलावा वो सभी इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा था और मैं क्या कह रहा हूँ। दरअसल ये पूरा एक फ्रॉड है और इस फ्रॉड को करने वाला डीलर उसी प्लॉट को एक के बाद 3, 2, 4 लोगों को भी बेच देता है और उनसे उस डीलर को जो भी राशि प्राप्त होती है उस राशि को प्राप्त करके वो रफू चक्कर हो जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है खरीदारों के बीच आपस में जंग, कोर्ट केस, पुलिस केस। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये पूरा फ्रॉड बाहर के लोगों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं भाई उनका तो घर भी वहीं पे ही है, उनके तो खेत खलियान, उनकी जमीनें भी वहीं पे ही है, तो उन्हें तो ऐसा काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो इस तरीके के फ्रॉड करने वाले फ्रॉडी डीलर होते हैं उन्हें पता होता है कि यहाँ पर बाहर से लोग ही आएंगे जमीन खरीदने के लिए, कोई यहाँ का लोकल आदमी तो यहाँ जमीन खरीदेगा नहीं, क्योंकि उनकी जमीन तो पहले से ही उनके पास यहाँ पर है। और ऐसे में एक कमी होती है कि जो बाहर से आने वाला व्यक्ति होता है वो उनके साइट प्लान और उनके मैप को, उस जमीन से जुड़े हुए कागजों को, इन सभी को पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं कर पाता, जिसका गलत फायदा वो लोग उठाते हैं और भोली भाली खरीदार जनता के साथ धोखा करके फरार हो जाते हैं। और साथियों इसी तरह के फ्रॉड इसी वे में बहुत सारे आज के समय में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास हो रहे हैं, जिनकी खबर आप सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों में या न्यूज़पेपरों में भी देखते और पढ़ते तो जरूर होंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कभी भी कोई जमीन, चाहे वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास हो या पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, कोई भी जमीन और मकान खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। और इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप उस जमीन का सौदा करेंगे तो आपके साथ धोखा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खैर किसी भी विकासशील क्षेत्र की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ये एक अच्छा सौदा होता है, और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं सोचता। लेकिन साथ में ये बात भी पूरी तरीके से सत्य है कि ऐसे इलाकों में खरीदारों के साथ धोखा होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। तो बस थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी समझदारी दिखाकर, थोड़ी सी बातों को जानकर आप होने वाले इन धोखों से बच सकते हैं। अब इस तरह के जमीनी सौदों में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी किसी जमीन का सौदा करें किसी भी डीलर से, तो सबसे पहले उस जमीन का साइट प्लान और उस जमीन से संबंधित कागज जरूर देखें, और हो सके तो उन कागजों की एक फोटोकॉपी भी उससे प्राप्त कर लें। आप पहली मुलाकात में कभी भी कोई भी बयाना राशि ना दें। उसके लिए डीलर से संपर्क करें कि वो अगली विजिट में आएंगे तो आपको बयाना जरूर देंगे। इसके बाद अब आपके पास होंगे उस जमीन से संबंधित कागजातों की फोटोकॉपी, जिसकी की आप जांच कराएं। अब जांच कराने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप उस इलाके के संबंधित लेखपाल या पटवारी से मिलें, उस जमीन से संबंधित कागजों को उस पटवारी को दिखाएं और उससे ये पता लगाएं कि ये जमीन किसके नाम पर बोल रही है और इस जमीन पर किसी तरीके
तरीके का कोई ऑब्जेक्शन है या ये जमीन किसी प्रोजेक्ट के अंदर आ रही है या इसकी खरीद फरोख्त में किसी तरीके का कोई रोक या कोई प्रतिबंध सरकार की तरफ से लगाया गया है, तो इस तरह की रिपोर्ट अगर कोई है तो वो उन्हें बताए। बदले में वो लेखपाल या पटवारी आपसे थोड़ा बहुत सेवा शुल्क चार्ज करेगा, लेकिन आपको वो रिपोर्ट बना के दे देगा जिसके आधार पर आपको पता चलेगा कि ये जमीन आपके खरीदने लायक है या नहीं। जैसे कि जिस व्यक्ति के साथ आपने एग्रीमेंट किया है और पटवारी की दी गई रिपोर्ट में उस जमीन का मालिक कोई और व्यक्ति है, वो जमीन किसी और व्यक्ति के नाम पे बोलती है, तो आपको ये सौदा बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा पटवारी के द्वारा दी गई रिपोर्ट में अगर ये जमीन किसी सरकारी प्रोजेक्ट के अंडर आ रही है तो भी सौदा आपको नहीं करना। इसके अलावा पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के द्वारा इस जमीन की खरीद फरोख्त में सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है, प्रतिबंधित है, तो भी आपको इस जमीन का सौदा बिल्कुल भी नहीं करना। और इस जमीन के कागजों की जांच करने का दूसरा तरीका इससे भी सिंपल है कि आप घर बैठे किसी बैंक वाले से संपर्क करके उस जमीन पे लोन के लिए अप्लाई करने का अप्रूवल मांगे और उनको वो कागजों की फोटोकॉपी हैंड ओवर करें। अब किसी भी बैंक का जो लोन डिपार्टमेंट है वो बड़ा ही तेज और शार्प होता है। किसी भी प्रॉपर्टी पे लोन करने से पहले वो उस प्रॉपर्टी के कागजों की अच्छे तरीके से जांच करता है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी किसी तरीके से किसी सरकारी अधिग्रहण के अंडर तो नहीं आ रही, या इस प्रॉपर्टी पे किसी तरीके का कोई लोन तो नहीं चल रहा, या ये प्रॉपर्टी जिस आदमी के नाम पे आपने एग्रीमेंट किया है उसी के नाम पे बोल रही है या नहीं बोल रही। अगर इस तरीके की जांच करवाने में बैंक वाले आपको उस प्रॉपर्टी के कागजों की वेरिफिकेशन करने के बाद लोन देने के लिए राजी हो जाते हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका सौदा सही है, इस प्रॉपर्टी में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। तो आप बेशक उनसे लोन ना लें, लोन के अप्रूवल को रिफ्यूज कर दें, लेकिन आपका काम तो हो ही जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे बैठे। जिसके बाद आप उस व्यक्ति उस डीलर से मिलकर उस जमीन का सौदा तय करें, उस जमीन के बाबत उस डीलर या उस व्यक्ति को बयाना दें और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही करवाएं, जिसमें कि आपकी बकाया राशि और उसको देने का निर्धारित समय अवधि भी दर्ज करवाएं। और एक बार निर्धारित समय अवधि पर जो भी बकाया राशि होती है उसे आप समय पर देकर जल्दी से जल्दी उस संबंधित प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा लें। और जैसे ही आप रजिस्ट्री करवा लें तो उस जमीन की चारों ओर आप बाउंड्री करवा लें, तो उस प्रॉपर्टी में 2 रूम का सेट विद लैट्रिन बाथरूम भी बनवा दें, ताकि आप जब तक उस प्रॉपर्टी को बनवाकर वहां पर सेटल नहीं हो जाते तब तक उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पर दे सकें। जिससे कि आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा कि आपकी उस प्रॉपर्टी से आपको इनकम होती रहेगी, दूसरा फायदा कि आपकी वो प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, उस प्रॉपर्टी पर आप ही का कब्जा रहेगा। लेकिन यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर ऐसी अवस्था में आप उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करके 2 रूम सेट बना के किसी को रेंट पे देते हैं तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट भी जरूर बनवाएं। उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद मालिकाना हक आपको मिल जाएगा और रजिस्ट्री की कॉपी बिजली विभाग में जमा कराते ही आपके नाम का मीटर भी उसी प्रॉपर्टी में लग जाएगा। और जो उस प्रॉपर्टी में आप किराएदार रखोगे उस किराएदार से आप रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनवा लोगे, तो उस प्रॉपर्टी पे पूरा कब्जा लिखित में फिजिकली भी आपका ही होगा। अब साथियों, ये है वो आसान सी बातें जिनको जानकर कोई भी व्यक्ति जागरूक हो सकता है और जमीन खरीदने के संबंध में अगर वो इन बातों का ध्यान रखता है तो किसी भी तरीके से भविष्य में वो जमीन से संबंधित मामलों में धोखाधड़ी का शिकार हो ही नहीं सकता। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और इस वीडियो को अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर जागरूक हो सके, धोखाधड़ी से बच सके और कभी भी भविष्य में अगर प्रॉपर्टी खरीदे तो किन किन बातों पे उन्हें ध्यान देना है इस बात के बारे में भी वो जान सके। साथ ही आपका इस बारे में कोई भी सवाल हो तो उसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करें। मैं अपनी तरफ से उसका जल्द से जल्द बेस्ट लीगल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरी नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें।